नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गोवा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सभी लोग एक व्यापारी जहाज से गोवा आए हैं, इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। ओवैसी ने सोमवार को कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर एम्स फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार 117 विधानसभा सीटों पर 2.9 करोड़ वोटर मतदान करेंगे। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रमों का रद्द होना जारी है। अब गुड़गांव कॉमेडी फेस्टिवल के आयोजकों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए फारूकी के कार्यक्रम से उनको बाहर कर दिया है। गोवा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सभी लोग एक व्यापारी जहाज से गोवा आए हैं, इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बताया कि मैं गोवा के लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि एक जहाज के चालक दल के 5 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें ओमिक्रॉन के वायरस होने के संदेह के आधार पर इनको अलग अलग किया गया और इनके सैंपल की जीनोम स्कैनिंग के लिए पुणे भेज दिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधान रहें। आपको बता दें कि देश में अब तक नए वेरिएंट के 24 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में पाए गए हैं और कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट महाराष्ट्र में भी दस्तक दे चुका है। इस बीच विदेश यात्रा से ठाणे लौटे 295 लोगों में से 109 लोग लापता हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के प्रमुख विजय सूर्यवंशी ने बताया कि इनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने एड्रेस पर ही नहीं है। गाइडलाइन के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होता है और 8वें दिन उनका फिर से कोरोना टेस्ट होता है। ओवैसी ने सोमवार को कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस को हमेशा याद किया जाएगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 29वीं वर्षगांठ पर हैदराबाद के सांसद ने ट्विटर पर अपने पुराने भाषण से #NeverForgetBabri के साथ एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया। वहीं हैदराबाद में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबरी विध्वंस की बरसी शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी। अतीत के विपरीत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या किसी अन्य प्रमुख मुस्लिम संगठन ने बंद का आह्वान या काला दिन नहीं मनाया इसको। हालांकि कुछ छोटे धार्मिक संगठनों ने लोगों से अपने व्यवसाय को बंद करके वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। हैदराबाद के पुराने शहर में कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी, जबकि कुछ स्थानों पर काले झंडे फहराए गए। वहीं पर वहदत-ए-इस्लामी ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर सईदाबाद इलाके में मस्जिद उजाले शाह के एक सर्वदलीय विरोध बैठक को भी आयोजित किया। बैठक में वक्ताओं ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण तक अपनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर एम्स फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार शाम को सीएम पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि प्लांट और एम्स का उद्घाटन कार्यक्रम भव्य होगा। यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर उर्वरक संयंत्र 8,603 करोड़ प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से न केवल किसानों के जीवन में समृद्धि आने की उम्मीद है, बल्कि युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दूसरी ओर गोरखपुर एम्स के 1,011 करोड़ रुपए से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी बल्कि बिहार, झारखंड और नेपाल में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। इसी तरह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 36 करोड़ रुपए का क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र वेक्टर जनित रोगों के परीक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। हाईटेक लैब से वेक्टर जनित रोगों से संबंधित परीक्षणों के लिए बड़े शहरों पर क्षेत्र की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। गोरखपुर के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मंगलवार से जिले भर में इलेक्ट्रिक बसें भी चलने लगेंगी। इनमें से 15 बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर को लखनऊ
लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सपना बन चुकी इन 3 बड़ी परियोजनाओं में फर्टिलाइजर कारखाने, गोरखपुर एम्स और ICMR के जांच केंद्र का आगामी 7 दिसंबर को यानी कि आज उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार 117 विधानसभा सीटों पर 2.9 करोड़ वोटर मतदान करेंगे, जिसमें 99 लाख महिलाएं भी वोटर हैं। इन बार 24,689 बूथ बनाए गए हैं। पिछली बार के मुकाबले करीब 1400 बूथ बढ़ाए जाएंगे ताकि कोविड के खतरे को देखते हुए एक बूथ पर 1200 मतदाता वोट कर सके। कोविड पॉजिटिविटी मरीज भी मतदान कर सकेंगे। उन्हें बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। उनका वोट लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम PPE किट पहनकर उनके घर जाएगी। सोमवार को पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर डॉक्टर S करुणा राजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पंजाब में 700 कंपनियों की रिक्वायरमेंट आई है, जिस पर दोबारा विचार हो रहा है। पंजाब में चुनाव के दौरान सख्त सुरक्षा रहेगी। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो पंजाब में पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए 1054 कंपनियों की मांग की गई थी। हालांकि अब आंदोलन खत्म हो गया है, इसलिए नए सिरे से 700 कंपनियों की मांग हुई है। हालांकि मुख्य चुनाव अफसर ने इसे चुनाव आयोग को भेजा जाना बाकी है। डॉक्टर राजू ने कहा कि इस बार में लॉ एंड ऑर्डर के नोडल अफसर से मीटिंग कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रमों का रद्द होना जारी है। अब गुड़गांव कॉमेडी फेस्टिवल के आयोजकों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए फारूकी को कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। आयोजकों का कहना है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में फारूकी के शामिल होने के विरोध में उनके पास बार-बार कॉल और ऑनलाइन मैसेज आ रहे थे। पुलिस का भी कहना है कि फारूकी के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसमें उनके वीडियो और कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति जताई गई है। कार्यक्रम का आयोजन एरिया मॉल 17 से 19 दिसंबर के बीच होना था। एक रिपोर्ट के अनुसार आयोजक द एंटरटेनमेंट सोसाइटी के सह संस्थापक मुबीन टिसेकर ने बताया है कि हम किसी की भी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही किसी की जान को खतरे में डालना चाहते हैं। इसलिए हमने उन्हें पैनल से हटा दिया है। यह फैसला कर लिया गया और हमने पोस्टर और टिकट प्लेटफॉर्म पर इसके संबंध में बदलाव भी कर दिए। हमारे लिए कलाकार और जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है। टिसेकर ने कहा कि पोस्टर जारी होने के बाद ऑनलाइन उनका काफी विरोध हुआ था। उन्होंने बताया कि ट्वीट्स के बाद हमें हर जगह से कॉल आने लगे। हम इन सब के साथ आगे नहीं जाना चाहते थे। कौन कॉल की शिकायत कर रहे थे मैं नहीं जानता, इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालात को लेकर शनिवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि नए कश्मीर के नाम पर सड़कों पर खून बह रहा है। हम महात्मा गांधी के कश्मीर को नाथूराम गोडसे का कश्मीर नहीं बनने देंगे। जंतर मंतर पर हाथों में पोस्टर लेकर बैठी मुफ्ती ने कहा कि नए कश्मीर का प्रचार किया जा रहा है वह सच नहीं है। ये बीजेपी सरकार युवाओं को बहला रही है और फुसला रही है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों का निशाना बनाया जा रहा है, युवाओं को जेल में डाला जा रहा है और सड़कों पर खून बह रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सड़कों पर कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई और एक रेडी वाले को मार दिया गया। यह कश्मीर गांधी का ना होकर गोडसे का कश्मीर बनता जा रहा है। मुफ्ती ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि कृषि कानून को निरंतर करने की मांग करने वाले किसानों को खालिस्तानी का तमगा दिया गया था। वहीं जो व्यक्ति नए हिंदुस्तान की बात करता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है। मुफ्ती ने केंद्र द्वारा हटाई गई धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए केंद्र ने धारा 370 को हटाया है। गौरतलब है मुफ्ती ने शनिवार को भी एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र को घेरते हुए नए कश्मीर के नाम पर सड़कों पर खून बहने की बात कही थी।
संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज हो गई है और मीटिंग में शामिल होने के लिए इसके लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। पीएम के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस आयोजन में शामिल हुए थे। खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद परिसर के बाहर की गई थी। इससे पहले मीटिंग की जगह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होती थी। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के घोषित करने पर बैठक में पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई भाजपा नेता बैठक में मौजूद थे। लाइब्रेरी बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम जारी होने के चलते मीटिंग को अंबेडकर सेंटर में आयोजित किया गया। दोनों सदनों में भाजपा के सांसदों की संख्या 400 से ज्यादा है। अब कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए संसद परिसर में इतनी बड़ी मीटिंग आयोजित करने की जगह नहीं थी, इसलिए इस जगह का चयन किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं। वह अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे। वहां उन्होंने पिछले कुछ दिनों से कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने अपने क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध रेत माइनिंग की बात को कहा है। जाहिर है कि सीएम के अपने हलके में माइनिंग हो रही है। यह सोचना मुश्किल है कि उन्हें पता नहीं होगा। उनके ऊपर रेत चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अवैध खनन उनके क्षेत्र में कर रहे हैं वह उनके मालिक हैं, उनके पार्टनरशिप है या उनका संरक्षण है। उन्होंने कहा कि सच्चाई का पता चलना चाहिए। कुछ दिन पहले कैप्टन ने भी कहा था कि बहुत से मंत्री और एमएलए भी रेत खनन करते हैं या उन्हें संरक्षण देते हैं। पंजाब में अगर रेत खनन के आरोप में सीएम और मंत्रियों पर लगेंगे तो जनता कहां जाएगी। पंजाब में 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेत खनन हो रहा है। हमारी सरकार इसे बंद करेगी। अवैध खनन से जो पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है वह महिलाओं के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगले कुछ महीनों में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे सियासी मुद्दों को लेकर माहौल गरमाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद ने 21 दिसंबर से इन मुद्दों के खिलाफ देश भर में आंदोलन का ऐलान किया। इसके तहत वीएचपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंपेन भी करेंगे। वीएचपी प्रवक्ता विनोद कुमार बंसल ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। देश में मिनी पाकिस्तान और मिनी वेटिकन बन रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि देश के प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। बंसल से मिलने के लिए जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वे किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि क्या धर्म परिवर्तन चंगाई सभाओं के जरिए किया जा रहा है, आंकड़ा क्या होगा, प्रशासन क्या कर रहा है। पूरे देश में वीएचपी धर्म परिवर्तन के आंकड़ों को लेकर एक सर्वे भी कर रही है। इस काम को अंजाम देने वाली संस्थाओं की मौजूदगी और बदल रही डेमोग्राफी इस सर्वे का मुख्य हिस्सा है। हालांकि अभी यह काम बेहद शुरुआती दौर में। उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा कि देश में परिवर्तन जो हो रहा है ये सही दिशा की तरफ नहीं है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव नजदीक आते ही पंजाब कांग्रेस में प्रधान नवजोत सिद्धू का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पंजाब प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में हो रही नॉनसेंस और एंटी पार्टी, एंटी गवर्नमेंट टिप्पणियों को डिफेंड नहीं करते हैं वो। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ की भी तारीफ करते हुए उन्होंने ये इस्तीफा भेजा है। बलियावाल के पास हरियाणा और हिमाचल किसान कांग्रेस का प्रभार होने के साथ वे पंजाब कांग्रेस के सीनियर मीडिया पैनलिस्ट भी थे। बलियावाल ने सोनिया को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि 15 साल से वे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपने पंजाब को गलत हाथों में सौंप दिया। एक प्रवक्ता के तौर पर उन्हें पार्टी और सरकार विरोधी टिप्पणियों का बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें नवजोत सिद्धू की पाकिस्तान के साथ संबंध भी शामिल है। बलियावाल ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ की लीडरशिप में कांग्रेस 2022 में पंजाब में सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आपने नवजोत सिद्धू को चुना। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में सरकार बढ़िया काम कर रही है, मगर सिद्धू के रोजाना के ट्वीट से पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी के हरदोई जिले में आयोजित दलित सम्मेलन में पहुंचे भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने बेतुका बयान दिया है। मंच से बोलते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि योगी जी ने राशन दोगुना कर दिया है, 60-65 किलो गेहूं और चावल मिलने लगा है। हमने कहा है इतना कहां खाएंगे, थोड़ा बाजार के बीच में भी ले जाइए, उस रुपए में बच्चों के लिए कपड़े और सामान ले आएंगे और कभी कभी मूड भी बना लेंगे। क्या अंतर पड़ता है इससे? यह भाजपा ने किया और कोई करने वाला नहीं है। सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमलावर नरेश अग्रवाल ने अपना दल को भी निशाने पर लिया और एक जाति की पार्टी करार दिया। नरेश अग्रवाल ने दलितों को लुभाने के लिए कहा कि लोग उन्हें नरेश पासी भी कहते हैं। इस दौरान उन्होंने दलित बनने का तरीका भी बताया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार के साथ सभी जातियां हैं, हमारी पार्टी के साथ सभी जातियां हैं। एक जाति की समाजवादी पार्टी, एक जाति की सपा और बसपा पार्टी के साथ रुपया भी जोड़ लो तो बिना लक्ष्मी जी के वहां टिकट नहीं मिलता। कांग्रेस भी लुप्त हो गई है, जो ढूंढी जा रही है। कहां है, कौन से गड्ढे में कांग्रेस है? अपना दल, पराया दल, हमें नहीं पता कहां है ये सब। नरेश अग्रवाल ने कहा कि यह मानकर चलना चाहिए कि मुसलमान का नेता कभी मुसलमान नहीं होता। मुसलमान का नेता हमेशा हिंदू होता है, तो पासी का नेता भी पासी ही होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को मेट्रो रेल के लोकार्पण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आकर लोकार्पण करने की संभावित तारीख 25 या 28 दिसंबर है। इससे पहले मेट्रो ट्रेन के संचालन की अंतिम बाधा दूर करने के लिए मेट्रो रेल संरचना आयुक्त टीम के साथ यहां पर आएंगे और हरी झंडी मिलने के बाद शहरवासियों का मेट्रो ट्रेन में चलने का सपना पूरा हो जाएगा। यूपीएमआरसी ने कॉरिडोर 1 के फेज 1 के तहत आईआईटी से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक और 9 स्टेशन तैयार किए हैं। 5 दिसंबर को सीएमआरएस जनक कुमार ने कहा है कि यहां आकर सुबह शाम तक मेट्रो डिपो, कार्यशाला, कंट्रोल रूम, गीता नगर से आईआईटी तक मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करने के साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ाकर परीक्षण किया गया था। अधिकारियों के अनुसार 1 हफ्ते से 10 दिन में सीएमआरएस पुनः अपनी टीम के साथ यहां आकर मेट्रो की गहनता से परीक्षण करेंगे। ट्रैक, सिग्नल, ट्रेन आदि का पुनः निरीक्षण भी किया जाएगा। परीक्षण 2 दिन चलने की उम्मीद। मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद दिल्ली में अभी लॉकडाउन लागू होने की आशंका नहीं है। इसकी जगह संक्रमण दर बढ़ने पर सरकार कोविड के अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर काम करना चाहेगी। अलग अलग रंगों में ग्रैप 4 चरणों में लागू होगा। इसकी शुरुआत संक्रमण दर के 0.5% पर पहुंचने से हो जाएगी और 5% तक पहुंचने पर पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। दिल्ली के संक्रमण दर अभी 0.11% के करीब है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक लॉकडाउन लगाने की जगह मामले बढ़ने पर सरकार ग्रैप लागू करेगी। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि नए वेरिएंट से बचने के लिए पहले की तरह मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन वालों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जैन एक बार फिर से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइटों को बैन कर दे। दरअसल बीते अगस्त में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रैप को औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। इसमें संक्रमण दर के हिसाब से 4 कलर कोड तय किए गए। संक्रमण दर 0.5% पर पहला चरण शुरू होना है। दूसरा चरण संक्रमण दर 1% होने पर लागू होना है। तीसरा चरण 1000 टेस्ट करने पर 20 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने पर यानी 2% संक्रमण दर होने पर एक्टिव होगा। चौथे चरण पर
काम मामलों में 5% पहुंचने पर होगा। अभी संक्रमण दर 0.5% से बहुत कम है, इसलिए अभी ये यहां पर लॉकडाउन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के ऑफिस की शुरुआत की। इसके बाद कड़े तेवर दिखाते हुए अमरिंदर ने कहा कि मेरे लिए चुनाव का समय कोई चुनौती नहीं है, इस समय पंजाब में मैं नंबर 1 नेता हूं। अमरिंदर ने कहा कि 1980 में अकाली दल के अजीत सिंह सरहदी को 14 दिन में हराया था। अकाली दल ने उन्हें 4 महीने पहले कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन मैंने 1.5 लाख वोटों से यह चुनाव जीता था। कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने की वकालत पर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों को गोली मारना बंद करे, फिर बात करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। 10 दिन पहले मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो चुकी है, जल्द जिला स्तर पर ग्रुप बनाए जाएंगे। कैप्टन ने कहा कि हमारा मकसद पंजाब जीतना है, हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जल्द बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा और पंजाब इंचार्ज के साथ मीटिंग भी की जाएगी। पंजाब कांग्रेस के अब नवजोत सिद्धू वन मैन आर्मी नहीं रहेंगे, इसकी जगह चुनाव में दिल्ली का भी दबदबा रहेगा। कांग्रेस ने सिद्धू की सिफारिश पर अभी तक पंजाब में जिला स्तर पर प्रधान नियुक्ति नहीं किए जाने पर विचार किया है। इसके बजाय कांग्रेस ने 22 जिलों को कोऑर्डिनेटर को नियुक्ति कर दी है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत चौधरी और नियुक्ति करते हुए सूची जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि इन कोऑर्डिनेटरों को पंजाब चुनाव के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले खुद हरीश चौधरी भी पंजाब में डटे हुए हैं, वह राजस्थान सरकार में मंत्री पद भी छोड़ चुके हैं। पंजाब में जीत के लिए कांग्रेस हर तरह के सियासी दांव-पेच खेलने में जुटी हुई है। पंजाब में जनवरी 2020 से कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग है। इसके बाद पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस हाईकमान को लिस्ट भेजी है, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद अब मौजूदा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने हर जिले में एक प्रधान और 2 वर्किंग प्रधान की लिस्ट भेजी है। उसको लेकर भी कांग्रेसी एमएलए सीनियर नेताओं ने ऐतराज जता दिया था, जिस वजह से हाईकमान ने ये लिस्ट पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी दिल्ली में मीटिंग की, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।